लंबे हाथ वाली काली बहू के घर आई गोरी सौतन। माँ, अब मैं क्या करूं? बाहर आऊं या ना आऊं? अरे बेटी, अभी तू बस यहीं पर बैठी रह। जब तक वो लोग तुझे बुलाएंगे नहीं, तुझे बाहर आना नहीं है। रूपाली ऐसा कहकर बाहर मेहमानों के पास चली जाती है। ये लीजिए, मैं आप सभी के लिए चाय लेकर आई हूँ। सभी लोग चाय के कप उठा लेते हैं। तभी शकुंतला कहती है, अरे बहन जी, मुझे तो लगा था कि चाय के कप तुम्हारी बेटी लेकर आएगी। अब ऐसे कहाँ है तुम्हारी बेटी? कहीं दिखाई नहीं दे रही। बुलाओ तो सही उसे। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी होने वाली बहू कैसी लगती है। शकुंतला की बातें सुनकर रूपाली थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ बहन जी? आपकी बेटी की तबीयत तो ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात है तो हमें आप बता दीजिए। नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बुला देती हूँ अपनी बेटी को अभी। रूपाली तुरंत ही अपनी बेटी निशा को आवाज लगा देती है। निशा जैसे ही सभी मेहमानों के सामने आती है, सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे क्या यही है वो लड़की जिससे आप मेरे बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हो? बहन जी, आपकी बेटी के हाथ कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और मैं इतने बड़े हाथ वाली लड़की से अपने बेटे की शादी तो नहीं करवा सकती। पता नहीं आपकी बेटी घर के काम काज सही से करती होगी या नहीं। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी के हाथ बेशक लंबे हैं, लेकिन वो घर के सारे काम कर लेती है। उसे सब कुछ आता है। अगर आपने मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा दी तो मेरी बेटी आपके पूरे घर को अच्छे से संभाल लेगी और सब लोग खुश रहेंगे। तभी शकुंतला का बेटा अमित कहता है, नहीं माँ, अगर आप एक बार को सोचती भी हो कि मैं इस लड़की से शादी कर लूं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे जरा सोचो, अगर ये लड़की मेरे साथ चलेगी तो कैसा लगेगा? सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। चलिए, बहुत हुआ, अब यहाँ से चलते हैं। अमित इस प्रकार से बेचारी निशा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है, जिसके चलते निशा और रूपाली भी कुछ नहीं कर पाते। निशा बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ सभी मेहमानों के जाने के बाद रूपाली अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम परेशान क्यों होती हो? देखो, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ऐसे तो चलता ही रहता है। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तुम बहुत खुश रहोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। रूपाली ऐसा कहकर अपनी बेटी को झूठा दिलासा दे देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी कोई रिश्ता देखा जाता तो हर कोई निशा के लंबे हाथों की वजह से रिश्ते के लिए मना कर देता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और इस बार रूपाली ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए ठान ली थी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी करवा कर ही रहूंगी। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। रूपाली के घर पर उसकी बेटी को देखने के लिए मेहमान आते हैं, लेकिन इस बार रूपाली अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर मेहमानों के आगे आने ही नहीं देती और बातें घुमाकर रिश्ते को पक्का कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन निशा शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसकी सास उसका गृह प्रवेश करती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। घर के अंदर आते ही चांदनी को निशा के लंबे हाथ और उसका काला चेहरा दिखाई देता है। निशा, ये तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? अरे मैंने तो सुना था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू के हाथ लंबे हैं। और देखो तो सही, बिल्कुल कोयले की तरह काली है। कहीं तुम किसी कोयले की खदान में तो नहीं रहती थी? चांदनी अपनी बहू के लंबे हाथों का और उसके काले रंग का मजाक उड़ाकर बात को टाल देती है, लेकिन उसके बेटे को अपनी पत्नी निशा के लंबे हाथ और उसका काला रंग जरा भी पसंद नहीं आता। जिस धोखाधड़ी में मेरी शादी तुमसे हुई है, उसके चलते मैं तुम्हें अपनी पत्नी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे बताया गया था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर और परफेक्ट है, लेकिन एक तो तुम काली, ऊपर से तुम्हारे लंबे हाथ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इस बिस्तर पर मैं सोऊंगा और तुम नीचे बिस्तर बिछाकर सोओगी। पहले दिन से ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर बेचारी निशा को बहुत दुख होता है, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती थी।
इसी के चलते कुछ समय बीत जाता है और अब युवराज निशा से छोटी मोटी बातों पर भी लड़ने झगड़ने लगता है। कभी मेरा पर्स मेरी सही जगह पर नहीं होता तो कभी मेरा लैपटॉप कहीं और होता है। अरे तुमने क्या ठेका ले रखा है मेरी हर एक चीज को छूने का? आइंदा अगर तुमने मेरी किसी भी सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सभी चीजों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। किसने बोला कि तुम मेरी पत्नी हो? कान खोलकर मेरी बात सुन लो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो और अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। युवराज निशा को अपने पास से भगा देता है। उसी रात वह एक बहुत सुंदर और गोरी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। ये तूने क्या किया? तेरी तो पहले ही एक शादी हो चुकी है और अब तू दूसरी शादी करके घर पर एक और बहू ले आया। हाँ माँ, मैं तनीषा से बहुत प्यार करता हूँ। कम से कम तनीषा आपकी पसंद की लड़की से खूबसूरत तो है और ये मेरे साथ चलती हुई अच्छी भी लगेगी। जिससे आपने मेरी शादी करवाई है उसके साथ तो मैं एक पल भी खड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर निशा अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी गोरी सौतन का स्वागत करती है और उसका अच्छे से गृह प्रवेश भी करती है। आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो, कोई तो है जिसे इस घर के अंदर उसकी सही जगह मिलेगी। गृह प्रवेश के बाद बेचारी निशा रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वहीं तनीषा बहुत ज्यादा घमंडी लड़की थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। अरे, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये मेरा और युवराज का कमरा है। चलो यहाँ से बाहर निकलो। और सुनो, जाने से पहले मेरे थोड़े पैर दबा के जाना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही निशा अपने लंबे काले हाथों से तनीषा के पैर दबाने वाली होती है तभी तनीषा उसे कहती है, छी 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 छी, दूर रखो अपने ये गंदे काले हाथ। मेरे शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह काला हो जाएगा। और चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी गंदी शक्ल कोई देखना भी नहीं चाहेगा। तनीषा के इस तरह बोलने पर बेचारी निशा वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे तनीषा घर में सभी को बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती, यहाँ तक कि वो अपनी सास चांदनी से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी से बर्ताव करती है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अलग था। उसे छोटे कपड़े पहनना इतना पसंद था कि वह युवराज की भी एक नहीं सुनती थी। एक दिन कपड़ों के चलते उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब बाहर निकलती हो तो थोड़ा सही कपड़े पहनकर निकला करो। आजकल का जमाना ठीक नहीं है। तुम होते कौन हो मेरे लाइफस्टाइल के बारे में बोलने वाले? देखो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करो। मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा पहनूंगी और वैसे ही रहूंगी। और अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तनीषा उसी दिन युवराज को छोड़कर चली जाती है। युवराज को इसका बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने कमरे में रो रहा होता है। तभी वहां निशा आती है और युवराज को संभालने की कोशिश करती है। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम लोग गलत ले लेते हैं, लेकिन जो पास में है उसकी कदर करो। निशा के समझाने पर युवराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके चलते वह निशा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दिल की कितनी साफ हो और इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी पसंद की लड़की 1 मिनट में मुझे छोड़कर चली गई। जो हुआ उसे भूलकर अब एक नई शुरुआत करते हैं। युवराज अपनी गलती का पछतावा करता है और निशा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जिसके बाद निशा और युवराज दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अश्विनी लेबर पेन से गुजर रही थी। उसका पति मोहनपाल फौरन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद वो एक प्यारी सी काली बेटी को जन्म देती है। मोहनपाल जैसे ही अपनी बेटी को वार्ड से अश्विनी के पास ले जाता है तो वो बेटी को देखते ही गुस्से से कहती है, अरे ये तो पूरी काली कोयले जैसी है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये तो मुझ पर गई भी नहीं है। ऊपर से मुझे बेटी की चाहत थी। अब मेरे घर का वारिस आगे कैसे बढ़ेगा? इसे मेरे सामने से ले जाइए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अश्विनी, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। मोहनपाल अश्विनी को बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती है।
और पूरे बचपन वो कावेरी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसके 10 वर्ष के हो जाने पर अश्विनी उससे घर के ढेर सारे काम करवाने लगती है, कभी झाड़ू पोंछा तो कभी खाना। अगर कावेरी ठीक से कोई काम नहीं कर पाती थी तो अश्विनी उसे बहुत मारती थी और इन सब की खबर मोहनपाल को बिल्कुल भी नहीं थी। वो अमीर होने के बाद भी अपनी बेटी को गरीबों की तरह रखती थी, ना उसे नए कपड़े दिलाती थी, ना ही रेस्टोरेंट का अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का समय था। कावेरी गणपति बप्पा की बहुत बड़ी परम भक्त थी, इसीलिए वो सुबह सुबह उनके मंदिर की सफाई कर माला पिरोती है। मेरे छोटे से गणपति बप्पा, देखो मैंने आपकी ये माला बना दी है, देखना गन्नू, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी। शाम को गणेश आरती के बाद कावेरी अश्विनी से कहती है, माँ मुझे गन्नू वाले मोदक खाने हैं, जरा दीजिए ना, अब तो पूजा भी हो गई है। कावेरी की बात सुन अश्विनी उसका कान मरोड़ कर कहती है, क्या बोला तूने? तुझे ये मोदक चाहिए? पता भी है कितने महंगे हैं, और तुझ जैसी काली लड़की को मैं ये मोदक खिला दूं? और तुझे कितनी बार बोला है मेरी नजरों के सामने मत आया कर। मुझे वो मनहूस दिन याद आ जाता है जब तू पैदा हुई थी। चल जा यहाँ से और जाकर सफाई कर। माँ मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सफाई कर दूंगी, पर मुझे भूख लग रही थी, थोड़े से मोदक दे देते। छोड़ों से तेरी पिटाई कर दूंगी अगर दोबारा मोदक का नाम लिया तो। चल जा यहाँ से। रोते हुए कावेरी काम करने चली जाती है। सारा काम करने के बाद कावेरी भूखे पेट कमरे में सो जाती है। तभी मोहन अपनी बेटी के पास आ जाता है। ये तो रोते रोते सो गई है, शायद अश्विनी ने इसे फिर कुछ कह दिया होगा और खाना भी नहीं दिया होगा। कावेरी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा मोदक लाया हूँ, चलो इसे खाओ। मोहन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरता है, तभी वो जाग जाती है। पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे मोदक लाए हैं, शुक्रिया पिताजी। हाँ बिटिया, खा ले, सारे तेरे ही तो हैं, तुझे बहुत पसंद है ना। फिर कावेरी सारे मोदक खा लेती है। वक्त गुजरता है। कावेरी को पढ़ाई का शौक था। अश्विनी उसे पढ़ाई भी नहीं करने देती है, क्योंकि अश्विनी कावेरी से पैदाइशी नफरत करती थी और वो नफरत उसकी बरकरार रहती है। साथ ही वो अपनी ही काली बेटी को कालेपन के ताने देती थी। उसे कभी माँ का वो प्यार दिया ही नहीं जो आमतौर पर एक माँ अपनी बेटी को करती है। वो घर का उससे सारा काम करवाती है। एक बार फिर गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है, जहाँ कावेरी ने बड़ी श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और वो दिया जलाकर उनकी आरती करती है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेमा कृपा जयाची, जय देव सर्वांगी सुतरा उति शिदुराची, कंठी झलके माला मुक्ता फलनी, जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मत्रे मन कामना पूर्ति, जय देव। बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अश्विनी प्रसाद दे दो और कावेरी बेटी को फल फ्रूट दे देना, कहीं पिछली बार की तरह करो। मैं चलता हूँ, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, मुझे जो करना है कर लूंगी। अश्विनी से प्रसाद लेकर मोहन चला जाता है। फिर अश्विनी कावेरी को घर का काम करने के लिए कह देती है। कावेरी ने व्रत रखा था, वो भूखी प्यासी काम करती है और कुछ देर बाद कहती है, काम कर कर के कमजोरी सी लग रही है, कुछ खा लेती हूँ, ठीक लगेगा। ये कहकर वो पूजा घर से फल लेने जाती है। अरे अभी पूजा घर में इतने सारे फल फ्रूट रखे थे ना, तो वो कहाँ है? और ना ही मोदक, कहाँ चले गए सब? माँ मुझे भूख लग रही थी तो मुझे फल या प्रसाद देती आप। क्या बोला तूने? तुझे फल फ्रूट चाहिए? कुछ भी नहीं है, चल जा यहाँ से। और जब भूख बर्दाश्त ही नहीं होती तो गणेश चतुर्थी पर व्रत रखने का नाटक क्यों करती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी बात है और कौन सी नहीं, ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चलती जा यहाँ से। माँ, आप हमेशा मुझे डांटती क्यों रहती हो? मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मैं और तुझ जैसी काली बेटी को प्यार करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद होती। ये सुनने के बाद कावेरी रोने लगती है और वो अपना व्रत नहीं खोलती है, क्योंकि अश्विनी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। कावेरी शादी लायक हो चुकी थी, इसीलिए अश्विनी उसका एक गरीब घर में रिश्ता तय करने जा रही थी, पर मोहन ऐसा नहीं होने देता है और अखिल नाम के एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी कर देता है।
जहाँ कावेरी खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन किताबों को देखकर कावेरी की आंखों में आंसू आते हैं तो सास गायत्री कहती है, क्या हुआ बहू, तू ये किताब देखकर क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, अब तू अपनी सास से भी बातें छुपाएगी क्या? चल बता। वो माँ जी, मुझे पढ़ने का शौक था, मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए किताबों को देखकर आंसू भर आए। बस इतनी सी बात, फिक्र मत कर, मैं तेरे पढ़ने के शौक को पूरा करूंगी। मेरी कोई बेटी तो हुई नहीं है, इसीलिए तुझे ही अपनी बेटी मानकर तेरे सारे सपने पूरा करूंगी। अब शुक्रिया माँ जी। इस तरह गायत्री अपनी बहू को बेटी मानकर उसे पढ़ाती लिखाती है और देखते ही देखते ससुराल में उसका पहला गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है। अरे बहू, कल गणेश चतुर्थी है, घर में बहुत काम है, बप्पा का भव्य आगमन करना है, जल्दी से मोदक तैयार करवा दे, उसके बाद बाजार चलियो। जी माँ जी, और हम उनके लिए बहुत अच्छे से कपड़े और मोदक बनाएंगे। हाँ, जो तेरा दिल करे। तभी सास के साथ मोदक बनाते बनाते कावेरी को अपने बचपन की गणेश चतुर्थी की याद आ जाती है। फिर से बहू की आंखों को देखकर गायत्री कहती है, क्या बात है बहू, तू फिर से रो रही है? अपना मन हल्का कर ले। माँ जी, आप तो जानती हैं गणपति बप्पा से मैं कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी खुद की माँ ने मुझे कभी ना स्वीकारा और ना गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाने दिया, तो यही इच्छा थी कि मैं इस बार सारा काम अच्छे से करूं। हाँ बहू, बिल्कुल, जो तेरी इच्छा है तू वैसी कर। शुक्रिया माँ जी। अगले दिन कावेरी अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है और सारे घर की सजावट करती है, दरवाजे पर रंगोली बनाती है और सास के साथ भोग भी बनवाती है। फिर गणेश जी की स्थापना करने के बाद पूजा करती है। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा की जय। 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। बहू शुरू कर। जी माँ जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश। गणपति बप्पा मोरिया। अरे वो कावेरी, तुमने तो गणेश चतुर्थी की इतनी अच्छे से पूजा की है और सजावट तो और भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जी शुक्रिया। फिर संध्या काल की आरती करने के बाद कावेरी अपना व्रत खोलती है और सास उसे खाने के लिए फल फ्रूट मोदक देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और करीब 11 दिन तक गणेश जी की पूजा होती है। तभी घर पर कावेरी के माता पिता आते हैं। माँ जी, गनु को खुद से दूर करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन विसर्जन तो करना ही पड़ेगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल मैं वैसा ही कर पाई। सच में आप बहुत अच्छी हैं। काश माँ भी मुझे आपके जितना ही प्यार करती। सच्ची माँ जी, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं बहू, एक दिन तेरी माँ जरूर तुझे समझेगी। चल विसर्जन करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा तूने चॉकलेट के गणेश जी क्यों बनाए? ताकि माँ जी दूध में विसर्जन करने के बाद गरीब बच्चों में मैं ये चॉकलेट का दूध बांट दूं। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अक्लमंद है। फिर कावेरी गायत्री के साथ मिलकर एक बड़े से दूध के टब में चॉकलेट के गणेश जी का विसर्जन कर देती है। वहीं सास बहू की सारी बातें सुनकर अश्वनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। कावेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। काश गायत्री जी ने तुझे जितना सहारा दिया वो मैं दे पाती। मुझे पता था एक दिन तुम हमारी बेटी को अपनाओगी। इस तरह अश्विनी कावेरी से माफी मांग लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी प्यार से रहती हैं। वहीं कावेरी चॉकलेट का दूध गरीब बच्चों में बंटवा देती है। तो दोस्तों, जैसे कावेरी ने इको फ्रेंडली होकर गणेश जी को बनाया है, इस गणेश चतुर्थी आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।